स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। मैं अम्बुज श्रीवास्तव संगम अकादमी के YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम अपने प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आए हैं अगला टेंस और आज का हमारा टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स को आज हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान की बात की जाए तो मैं आपको यह बताते चलूं कि अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान यह याद किया होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। नहीं, यह सही नहीं है, या ऐसे ही कहना यह सही नहीं है। यह पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता, पहचान नहीं हो सकता। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान जान लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कि जब हमें भूतकाल में किए गए दो कार्यों के समय के बीच तुलना का भाव व्यक्त करना होता है, अथवा भूतकाल में दिए गए एक निश्चित समय बिंदु से तुलना का भाव व्यक्त करना होता है या भाव व्यक्त होता है, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि जब भूतकाल में किए गए दो कार्यों के समय के बीच तुलना का भाव व्यक्त होता है अथवा भूतकाल में दिए गए एक निश्चित समय बिंदु से तुलना का भाव व्यक्त होता है, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यह पहचान हो जाएगा। आपके स्क्रीन बोर्ड पर यह पहचान लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि जब भूतकाल में किए गए दो कार्यों के समय के बीच तुलना का भाव व्यक्त होता है अथवा भूतकाल में दिए गए एक निश्चित समय बिंदु से तुलना का भाव व्यक्त होता है, तो ऐसे स्थिति में हम उन वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल है, वे कल कानपुर गए थे। वे कल कानपुर गए थे। अब आप इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में तो गलत हो जाएगा। अगर आप इसको बनाते हैं कि दे हैड गॉन टू कानपुर, यस्टरडे, तो यह गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि आप जो पहचान पहले से जानते हैं कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा आ था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। इस नियम के अनुसार ये थे आया है, इसलिए आपने इसको पास्ट परफेक्ट में बना लिया। यह गलत है। इसको पास्ट परफेक्ट में न बनाकर यह पास्ट इंडेफिनिट में जाना चाहिए, हैड गॉन नहीं होना चाहिए। यह गलत हो गया। यहाँ पर वेंट का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह बेसिकली सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाना चाहिए। वे कल कानपुर गए थे, दे वेंट टू कानपुर यस्टरडे, और तब यह सेंटेंस सही होगा क्योंकि इस वाक्य में किसी समय से तुलना का भाव नहीं व्यक्त हो रहा है। और पहचान जो हमने बताया है, इस पहचान के अनुसार या तो भूतकाल में किए गए दो कार्यों के समय के बीच तुलना का भाव व्यक्त होना चाहिए अथवा भूतकाल में दिए गए एक निश्चित समय बिंदु से तुलना का भाव व्यक्त होना चाहिए, तभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में किसी समय से तुलना का भाव व्यक्त नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं बना सकते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है, मेरे भाई ने पहले ही
पहले ही अपना पाठ याद कर लिया था। मेरे भाई ने पहले ही अपना पाठ याद कर लिया था। यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में जाएगा क्योंकि सेंटेंस है मेरे भाई ने पहले ही से स्पष्ट हो गया कि जैसे सपोज दैट ये समय यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने इमेजिन कर लिया, यह समय चलना शुरू हुआ, यह समय चलने लगा, निरंतर यह समय आगे बढ़ता गया, तो समय तो निरंतर चलता रहेगा। सेंटेंस कह रहा है कि मेरे भाई ने पहले ही अपना पाठ याद कर लिया था। पहले ही का मतलब कोई निश्चित समय रहा होगा, जिस निश्चित समय से पहले ही अपना पाठ याद कर लिया था। तो यहाँ से स्पष्ट है कि भूतकाल में दिए गए एक निश्चित समय बिंदु से तुलना का भाव व्यक्त हो रहा है। तो हम इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे क्योंकि इस सेंटेंस से किसी निश्चित समय से तुलना का भाव व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। या फिर जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, अगला हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस सेंटेंस को पढ़िए। सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले। सेंटेंस में दो कार्य हुआ है, एक कार्य है डॉक्टर के आने का और दूसरा कार्य है मरीज मर चुका था, यानी मरीज के मरने का। इस वाक्य में दो कार्य हुआ है। तो सेंटेंस कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी जिस समय पर डॉक्टर आया, सपोज दैट कि डॉक्टर इस समय पर आया, तो डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था, यानी मरने का कार्य डॉक्टर के आने से पहले ही हो चुका था। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से स्पष्ट है कि दो कार्यों के समय के बीच तुलना का भाव व्यक्त हो रहा है। तो इस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। इस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि वे कल कानपुर गए थे, तो उस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में नहीं बना सकते, क्योंकि उस वाक्य में एक निश्चित समय से तुलना का भाव व्यक्त नहीं हो रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जब भूतकाल में किए गए दो कार्यों के समय के बीच तुलना का भाव व्यक्त होगा या भूतकाल में दिए गए एक निश्चित समय से तुलना का भाव व्यक्त होगा, तो ऐसे स्थिति में हम उस वाक्य को बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात समय से तुलना का भाव व्यक्त होना अनिवार्य है। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो हम आपको यह भी बताते चले कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। एक वह वाक्य मिलेगा जिसमें केवल एक कार्य हुआ रहेगा, जैसे यह एग्जांपल है मेरे भाई ने पहले ही अपना पाठ याद कर लिया था। इस वाक्य में केवल एक कार्य हुआ है, याद करने का कार्य हुआ है। और दूसरा प्रकार होगा ऐसा सेंटेंस जिसमें दो कार्य होंगे, जैसे इस सेंटेंस में दो कार्य हुआ है कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। तो दो कार्य वाले वाक्यों को बनाने के लिए दो टेंसेस का प्रयोग करना होगा, और जब एक कार्य होगा तो केवल एक टेंस का प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो क्यों ना हम लोग एक कार्य वाले वाक्यों को पहले सॉल्व कर ले, क्योंकि यह बहुत ही आसान होगा, यह बहुत ही सिंपल होगा। तो आइए हम एक कार्य वाले वाक्यों को सॉल्व करने के लिए
असर्टिव कंस्ट्रक्शन जान लेते हैं, उसके पश्चात हम लोग दो कार्य वाले वाक्यों पर विचार करेंगे, उसके रूल को समझेंगे। तो एक कार्य वाले वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए असर्टिव कंस्ट्रक्शन लिखें। असर्टिव कंस्ट्रक्शन होगा असर्टिव कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात हैड का प्रयोग करेंगे, हैड के तुरंत पश्चात नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। इसके पश्चात हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा का प्रयोग करना होगा और असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। यह असर्टिव कंस्ट्रक्शन है। इस कंस्ट्रक्शन की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट की बात की जाए, सब्जेक्ट आपको पता है कि डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हेड की बात की जाए तो चूंकि हेड अकेले है तो आप नोट कर लीजिए कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेड का प्रयोग करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमें हेड का प्रयोग करना होता है। तो हेड अकेले है, सबके साथ हेड लगाइए। नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा। इसके पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। मेन वर्ब आपको पता है कि मेन वर्ब हिंदी सेंटेंस के अंत में प्रयोग होती है और आपको डेफिनेशन के तरीके से भी पता है कि वर्ब शोज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी क्रिया से ही किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। मेन वर्ब के बाद आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान करने का आपको तरीका बताया गया है। ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा लिखना होगा। एटसेट्रा भी आपको पता है कि एटसेट्रा में चार चीजें होती हैं, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन, और उन चारों चीजों को बताया गया है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है कि मेरे भाई ने पहले ही अपना पाठ याद कर लिया था। इस सेंटेंस में केवल एक कार्य हुआ है, याद करने का कार्य हुआ है। इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए ये कंस्ट्रक्शन है। लेकिन एक बात मैं याद दिलाते चलूं कि पहले ही के लिए हम ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे, या फिर चाहे तो ऑलरेडी का प्रयोग न करके पूरे सेंटेंस के अंत में बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब दोनों में अंतर यह है कि बिफोर का प्रयोग करेंगे तो पूरे सेंटेंस के अंत में करना होगा, लेकिन ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे तो ऑलरेडी को मेन वर्ब के पहले रखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने बताया है कि ऑलरेडी होता है, नेवर होता है, ऑफन होता है, सेल्डम होता है, यूजुअली होता है, हार्डली होता है, स्कैर्सली होता है, रेयरली होता है, बेयरली होता है। इनको सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले ही रखना होगा। जनरली होता है तो इनको मेन वर्ब के पहले ही रखेंगे। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब के पहले आपको प्रयोग करना होगा, यह याद रखना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में मेरे भाई ने, अर्थात इसके लिए हम लिख लेते हैं माय ब्रदर। हेड अकेले है, सबके साथ हेड का प्रयोग करना होगा। नेगेटिव है नहीं, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने से पहले हम ऑलरेडी लगा लेते हैं, तो हो जाएगा माय ब्रदर है ऑलरेडी। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लीजिए तो हो जाएगा लर्न हिज लेसन। और सेंटेंस बिल्कुल ये सही है, माय ब्रदर है ऑलरेडी लर्न हिज लेसन। या आप चाहें तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, माय ब्रदर हैड लर्न हिज लेसन
और पूरे सेंटेंस के अंत में हम प्रयोग कर लेते हैं बिफोर। इन दोनों ही प्रकार से सेंटेंस सही है। अगला एग्जांपल है, अध्यापक ने आज अभी तक किसी भी छात्र को दंडित नहीं किया। सेंटेंस है, अध्यापक ने आज अभी तक किसी भी छात्र को दंडित नहीं किया था। सेंटेंस यह पास्ट परफेक्ट टेंस का है। सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा द टीचर। द टीचर हैड नॉट, नेगेटिव भी है, नॉट का प्रयोग करना होगा। अब चूंकि देखिए इसमें पहले ही नहीं आया है, अभी तक के लिए हम येट का प्रयोग कर लेंगे। तो येट का प्रयोग हम पूरे सेंटेंस के अंत में कर लेते हैं। तो हो जाएगा द टीचर हैड नॉट punished any student yet today। और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। द टीचर हैड नॉट पनिश्ड एनी स्टूडेंट येट टुडे। आइए हम एक और अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल है, उस अधिकारी ने पहले ही हमें टिड्डियों के बारे में जानकारी दे दिया। सेंटेंस है, उस अधिकारी ने पहले ही हमें टिड्डियों के बारे में जानकारी दे दिया था। तो स्पष्ट है कि इस सेंटेंस में पहले ही आया है, इसके लिए बिफोर लगाना होगा और मेन वर्ब से पहले हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा दैट ऑफिसर हैड ऑलरेडी informed us about the grasshoppers। That officer had already informed us about the grasshoppers। और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। तो इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस आपको पता हो गया, आसान है, एक कार्य होगा तो केवल एक टेंस का प्रयोग करना होगा, लेकिन अगर दो कार्य होगा तो दो टेंस का प्रयोग करेंगे। एक कार्य वाले वाक्यों में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हैड अकेले है, सबके साथ हैड का प्रयोग आपको करना होगा। तो आइए आगे हम समझते हैं इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन हम समझ लेते हैं।
इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक WH का इंटरोगेटिव और एक सिंपल इंटरोगेटिव। यदि सेंटेंस WH का इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले WH लिखना होगा, इसके पश्चात हेड का प्रयोग करेंगे, हेड के पश्चात सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट के पश्चात नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर निगेटिव है तो निगेटिव, नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा। इसके पश्चात मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा का प्रयोग करना होगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंटरोगेटिव मार्क लगा लेंगे। तो इस प्रकार से यह इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इस कंस्ट्रक्शन की सारी चीजें आपको पता है कि WH का इंटरोगेटिव होगा तो WH से स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरोगेटिव होगा हेड से स्टार्ट करना होगा, बाकी और सारे चीजों को आपको जान पहचान करने के लिए बिल्कुल पता है। आइए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल है, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए, देश से बाहर निकालने के लिए पहले ही आजाद हिंद फौज का आजाद हिंद फौज का गठन नहीं कर चुके थे। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए पहले ही आजाद हिंद फौज का गठन नहीं कर चुके थे? पढ़ने से स्पष्ट है कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल इंटरोगेटिव है, तो हेड से आरंभ करना होगा, हेड। इसके पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग करना होगा और मेन वर्ब से पहले ऑलरेडी हम लगा लेते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड, ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड। क्या ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है? आजाद हिंद फौज को ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है, ऑर्गेनाइज आजाद हिंद फौज। अब यदि दूसरी क्रिया है तो TO2 से हम ज्वाइन कर देंगे। दूसरी क्रिया है अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने, नाने से यह दूसरी क्रिया जुड़ी है, TO2 से ज्वाइन कर लेंगे तो हो जाएगा टू एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित करना, टू एक्सपेल द ब्रिटिशर्स, टू एक्सपेल द ब्रिटिशर्स फ्रॉम कंट्री। और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। सेंटेंस हो गया, हैड नेताजी सुभाष चंद्र बोस नॉट ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड आजाद हिंद फौज टू एक्सपेल द ब्रिटिशर्स फ्रॉम कंट्री। और सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है, क्या वह शिकारी पहले ही
तेंदुए का शिकार, तेंदुए का शिकार नहीं कर चुका था। क्या वह शिकारी पहले ही तेंदुए का शिकार नहीं कर चुका था? तो यह भी सिंपल इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है। सबसे पहले हमें हैड का प्रयोग करना होगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा दैट हंटर, हैड दैट हंटर। नेगेटिव भी है, नॉट लगा लीजिए, और मेन वर्ब से पहले ऑलरेडी का प्रयोग कर लेंगे। ऑलरेडी शिकार करने के लिए हंटेड का प्रयोग कर लेंगे। हंटेड द लेपर्ड। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंटरोगेटिव मार्क लगाना होगा। बिल्कुल यह सेंटेंस सही है। अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह अधिकारी दो 2005 के अंत तक कितने सैनिकों को प्रशिक्षित कर चुका था? प्रशिक्षित कर चुका। यह सेंटेंस WH का इंट्रोगेटिव है। वह अधिकारी 2005 के अंत तक कितने सैनिकों को प्रशिक्षित कर चुका था? सबसे पहले लिखना होगा WH। WH है कितने सैनिकों को, तो इसके लिए लिख लेंगे हाउ मेनी सोल्जर्स। और हाउ मेनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होता है। हाउ मेनी सोल्जर्स, यह बात आप याद रखेंगे। हैड सब्जेक्ट लिखेंगे वह अधिकारी, वह अधिकारी के लिए लिखना होगा दैट ऑफिसर। हाउ मेनी सोल्जर्स हैड दैट ऑफिसर। नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब है प्रशिक्षित करना। याद रखिए इस वाक्य में पहले ही नहीं आया है, इस वाक्य में टाइम दिया है 2005 के अंत तक, तो इस टाइम को हम अंत में प्रयोग कर लेंगे। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां लिख लीजिए ऑफिसर, ट्रेन्ड। अब इसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखना होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो WH के साथ ही है। हाउ मेनी सोल्जर्स यहाँ पर WH का भी कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। दोबारा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखना होगा। आगे टाइम दिया हुआ है, टाइम का प्रयोग कर लेंगे 2005 के अंत तक के लिए टील लगा लीजिए तब भी सही, या बाई लगा लीजिए तब भी सही। दोनों में से चाहे जो लगा लीजिए, टील भी सही है, बाई भी सही है, तो हो जाएगा बाई या टील। द एंड ऑफ 2005। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव मार्क आपको लगाना होगा। आइए हम एक एग्जांपल और भी समझ लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, आपके पिताजी ने पहले ही
पहले ही हमें आपके बारे में सच्चाई क्यों नहीं बताने दिया? क्यों नहीं बताने दिया? सेंटेंस है, आपके पिताजी ने पहले ही हमें आपके बारे में सच्चाई क्यों नहीं बताने दिया था। यहाँ पर किसी कार्य को करने देने की बात हो रही है, तो करने देने के लिए हमें लेट अथवा अलाउ का प्रयोग करना होगा। यह बात हम आपको बता चुके हैं कि जब किसी कार्य को करने देने की बात होती है, यानी करने देने का भाव व्यक्त होगा, तो या तो लेट या तो अलाउ का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH के रूप में वाई का प्रयोग करना होगा। हैड सब्जेक्ट है आपके पिताजी ने, योर फादर, वाई हैड योर फादर नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात लेट का प्रयोग करना होगा। लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, लेट जैसे सेट होता है, वैसे ही लेट होता है। तो लेट के पश्चात, लेकिन लेट से पहले ऑलरेडी का प्रयोग हमें करना होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी लगा लीजिए, क्योंकि पहले ही आया हुआ है। ऑलरेडी लेट मी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा। आपके बारे में सच्चाई बताने की बात हो रही है, तो लेट मी टेल द ट्रूथ about you, और सेंटेंस बिल्कुल सही है। Why had your father not already let me tell the truth about you? सेंटेंस यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस आपको बता दिया गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको बता दिया गया, लेकिन ऐसे ही सेंटेंस का असर्टिव इंटरोगेटिव बताया गया है जिस वाक्य में केवल एक कार्य हो रहा है। तो एक कार्य वाले वाक्य को बता दिया गया, और आज की क्लास में केवल हम इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम दो कार्य वाले वाक्यों को सॉल्व करेंगे। मतलब हम लोग अगली क्लास में, अगले वीडियो में दो कार्य वाले वाक्यों को हम जानेंगे, उसके रूल रेगुलेशन को जानेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में एक कार्य वाले वाक्यों को आज हमने बता दिया। दो कार्य वाले वाक्यों को सॉल्व करने के लिए रूल रेगुलेशन क्या होता है, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।